लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है? कल के लेक्चर में किसी को डाउट है? कल के लेक्चर में किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। जब तक सब लोग ज्वाइन होते हैं तब तक जिनको डाउट है आप पूछ लीजिए। कल के लेक्चर में किसी को डाउट है तो आप डाउट्स पूछ लीजिए जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है तो यस लिखिए, नहीं तो फिर से शेयर करेंगे। ठीक है, फिर से शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद बताएंगे दिख रहा है कि नहीं। अभी दिख रहा है स्क्रीन सबको? कल के टॉपिक्स में से किसी को कोई डाउट है? फिर मैं आगे चलूंगा। तो हाँ शीतल। Sir, features of catalyst. हेलो। Features of catalyst. शीतल डाउट है लिख के पूछिए। विपुल, हमने डेल्टा एस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि रिएक्ट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट देखेंगे तो हमको डेल्टा एस देखने को मिलेगा। आप थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर उठाइए, वहाँ हमने लिखा है सारा कुछ। शिवनंदन, कल का क्लास वीडियो अपलोड किया गया है, आप वो यूट्यूब से देख सकते हैं पूरा लेक्चर। जिनको पूरा लेक्चर देखना है आप यूट्यूब से देखिए, क्योंकि डाउट सिर्फ क्लियर करेंगे, वरना कल का लेक्चर फिर से रिपीट हो जाएगा।
आप एक बार लेक्चर यूट्यूब में देख लीजिए, ठीक है, डेट वाइज वहाँ डाला हुआ रहता है। आप उसके उसके बाद अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो पूछ लीजिए। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं आज टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। ठीक है, कि कैटालाइसिस क्या है। जैसे कैटलिस्ट का जो प्रोसेस है उसके फिनोमेना मतलब वर्किंग क्राइटेरिया को हम कैटालाइसिस कहते हैं। मतलब किस तरीके से कैटलिस्ट काम करता है उस चीज को अगर डिफाइन किया जाए तो उसको कैटालाइसिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसको समझने से पहले एक चीज समझिए, फेज, कि फेज होता क्या है। तो जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन चीजों में हम मैटर्स को डिफाइन करते हैं, तो फेज को भी इन्हीं चीजों में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ज- अब इस सबसे पहला हमारा होमोजीनियस कैटालाइसिस, इसमें मैंने लिख रखा है कि इसमें फेज वन होना बहुत जरूरी है। तो फेज वन, टू, थ्री, ये सब का मतलब होता क्या है। फेज वन, इसका मतलब है कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन में जो भी है सॉल्यूट, सॉल्वेंट, जितने टाइप के सॉल्यूट्स हैं, किसी को हम फिजिकली या जनरली फिजिकल मेथड से हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आप अपने घर का ले लो, एक सॉल्यूशन आपने बनाया है, वाटर, सॉरी, वाटर, उसमें सॉल्ट डाल दिया, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया जिसमें आपका सॉल्ट सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया। तो इसमें जो हमारा फेज होगा ये फेज वन हो जाएगा, क्योंकि हम सॉल्ट को वाटर से फिजिकली अलग नहीं कर सकते। मतलब जैसे आपने चम्मच के द्वारा उसको डाला है सॉल्ट को, तो आप चम्मच के द्वारा पानी से निकाल नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये फेज वन का सॉल्यूशन है। लेकिन इसी जगह पे अगर आप पानी में रेत डाल दीजिए या बालू जो कहते हैं वो डाल दीजिए या मिट्टी डाल दीजिए, तो आप मिट्टी को या रेत को क्या कर सकते हैं, वापस से छान के निकाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फेज टू। ठीक है, या डिफरेंट फेज। तो फेज का मतलब क्या है कि जब हम होमोजीनियस फेज की बात करेंगे तो होमोजीनियस फेज वैसे फेज होते हैं जिनको जनरली अलग किया नहीं जा सकता या जनरल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और हेट्रोजीनियस फेज वो फेजेस होते हैं जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सॉलिड पार्टिकल्स, अगर तीन अलग अलग सॉलिड पार्टिकल्स हमने लिया एक साथ, तो हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, या पानी में आप क्या करो, एक रेत के कण डाल दीजिए, एक आप कुछ बॉल्स डाल दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करो, बॉल्स भी अलग कर सकते हैं, रेत के कण भी अलग कर सकते हैं और वो पानी को अलग कर सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि फेज, डिफरेंट फेज का है ये सोल्यूशन। अब सबसे पहला कि टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, सबसे पहला है होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो ये वैसे कैटालाइसिस प्रोसेस है जिसमें कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज एक ही होता है। दोनों का फेज कहने का मतलब है कि दोनों सॉलिड होंगे, चाहे दोनों लिक्विड होंगे, चाहे दोनों गैसेस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली सॉलिड्स के बारे में नहीं पढ़ते, यहाँ हम लिक्विड्स और गैसेस के बारे में जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट हैव फेज इज इक्वल टू वन। A catalytic process in which the catalyst and the reactants are in same phases is called homogeneous catalysis. There are two types of homogeneous catalysis. पहला gaseous phase catalysis, यहाँ पे reactants और products दोनों हमारा गैस फेज में होता है। जैसे चैम्बर प्रोसेस है, H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें ये रिएक्टेंट्स हमारा गैसियस फेज में है, मतलब गैस के टर्म में है, और जो हमारा कैटलिस्ट है वो भी गैस के टर्म में है। तो इसको हम कहेंगे गैसियस फेज होमोजीनियस कैटालाइसिस। यहाँ पे सोडियम, सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा कैटलिस्ट है इन गैस फेज। दूसरा है इसका टाइप सॉल्यूशन फेज कैटालाइसिस। इसमें रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट दोनों जो है या तो सॉल्यूशन फेज में होगा या फिर लिक्विड फेज में होगा। जैसे देखिए, बोथ द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन सॉल्यूशन और लिक्विड फेज। एग्जांपल है ईस्टर का। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, जो एक्वस फेज में है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा प्लस अल्कोहल मिलता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा केन शुगर, उसका भी अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। और इस कंडीशन में जो रिएक्टेंट्स है और जो कैटलिस्ट है दोनों लिक्विड और सॉल्यूशन फेज में रहते हैं।
देन सेकेंड टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस होता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज अलग अलग होता है। ज़्यादातर हम सॉलिड कैटलिस्ट यूज करते हैं और उसमें या तो गैसियस रिएक्टेंट्स यूज करेंगे या फिर लिक्विड रिएक्टेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका? द रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट हैव फेज ग्रेटर देन टू। ग्रेटर देन टू कहने का मतलब है कि एक फेज यहाँ पे हमारा गैस हो गया और एक फेज सॉलिड हो गया। यही दूसरे एग्जांपल में क्या है, एक फेज हमारा लिक्विड हो गया, दूसरा फेज हमारा गैस हो गया और तीसरा फेज हमारा सॉलिड हो गया। यहाँ पे फेज 3 हो गए और यहाँ फेज है 2। ठीक है, इसके लिए लिखा गया है फेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। Definition क्या है? A catalytic process in which the catalyst and the reactants are in different phases is called heterogeneous catalysis. The process is also called contact or surface catalysis. ठीक है, so contact या surface catalysis इसलिए कहते हैं क्योंकि जो catalyst है वो solid phase में होता है और इसके surface पे आके आपका gaseous reactants जो है वो सरफेस पे आके चिपकते हैं और तब जाके आपको रिएक्शन देता है। इसके लिए इसको कांटेक्ट या फिर सरफेस कैटालाइसिस भी कहते हैं। पहला एग्जांपल, अमोनिया का प्रिपरेशन हेबर्स मेथड के तरीके से। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट जो है ये दोनों गैसेस फेज में है और जो कैटलिस्ट है वो हमारा सॉलिड फेज में है। देन सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का अगर उससे हाइड्रोजन रिएक्ट कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल हमारा सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन हमारा गैसियस फेज में, वेजिटेबल ऑयल हमारा लिक्विड फेज में। यहाँ पे फेज हो जाएगा 3 और हमको क्या मिलेगा? वेजिटेबल घी जो हम खाते हैं जनरली। अभी आप इसको एक बार देखिए, उसका जो डाउट है पूछ लीजिए। एक बार पूरा लाइंस एक एक करके पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, जो डाउट है आप पूछ लीजिए। देखिए, फेज का मतलब होता है कि फेजेस हम एक्चुअल में सॉलिड, लिक्विड और गैस को कहते हैं। ठीक है, तो टोटल आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास 3 टाइप के फेज हो गए अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो। ठीक है, या फिर इसको जब हम सॉल्यूशंस में डील करते हैं तो फेज हम तब डिफाइन करते हैं जब हेमोजीनियस सॉल्यूशन हो या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो फेज 1 इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कोई भी आप सॉल्यूशन बनाइए, अगर उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल जाए और हमको सिर्फ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी देखने को मिले, ठीक है, सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल जाए और हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी देखने को मिले, तो हम उसको कहेंगे फेज 1। फेज 1 का ये भी कंडीशन है कि फेज 1 वाले सब्सटेंसेस को या मिक्सचर्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने पानी में अगर सॉल्ट डाल दिया तो आप सॉल्ट को छान के नहीं निकाल पाएंगे। अगर उसी पानी में, उसी सॉल्यूशन में आपने फिर से नेक्स्ट क्या कीजिए, शुगर डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, तो आप चीनी घुलने के बाद चीनी को भी अलग नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये फेज 1 का सॉल्यूशन है। फेज 1 का सॉल्यूशन कहने का मतलब यही हो गया कि उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक ही दिखेगा। ठीक है, ना आपको चीनी अलग से दिखने वाला है उसमें, ना ही आपको सॉल्ट अलग से दिखने वाला है। ठीक है, आपको जो भी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी आपको सिर्फ यही दिखेगा कि वो एक लिक्विड का सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी रह गया बात फेज 1 से अधिक, सॉरी फेज 2 या फेज 2 से अधिक। तो वे ये वो फेजेस हैं जिसमें आप हर चीजों को अलग अलग देख सकते हैं। सॉलिड अलग दिखेगा, लिक्विड अलग दिखेगा, गैसेस अलग दिखेंगे।
हेट्रोजीनियस का मतलब है सभी अलग अलग टाइप से, ठीक है, डिफरेंट चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है कि वो एक जैसा ही दिखना चाहिए, हेट्रोजीनियस का मतलब है सब अलग अलग दिखना चाहिए। सॉल्यूशन फेज में चाहे लिक्विड फेज में, दोनों में कैटलिस्ट या तो आप एक्वस फॉर्म में लिखते हैं चाहे लिक्विड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जब जब हम किसी आयंस को डिनोट करते हैं सॉल्यूशन फेज में या लिक्विड फेज में, तो हम इसको लिखते हैं एक्वस के टर्म में, ठीक है। तो एक्वस और यहाँ लिक्विड दोनों में कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्टिविटी, ठीक है। ये होमोजेनियस में सॉलिड फेज नहीं होता, अगर होता तो हेट्रोजेनियस फिर पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ता हमको, ठीक है। देखिए सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक ही रिएक्शन को अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट से रिएक्ट कराया जाए तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसको याद करने का तरीका यही है कि एक ही रिएक्शन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट से अगर ट्रीट कराया जाए तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, और थर्ड में भी वही है। कैटलिस्ट सिर्फ बदल रहा है। सबसे पहला कैटलिस्ट निकल, हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मीथेन प्लस वाटर। सेकेंड में कैटलिस्ट यूज किया गया है कॉपर, ZnO, क्रोमियम ऑक्साइड, हमको मिल रहा है अल्कोहल मतलब मिथाइल अल्कोहल। तीसरे में आपका कैटलिस्ट यूज है सिर्फ कॉपर, आपको मिल रहा है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। Definition क्या है? Selectivity is the ability of a catalyst to direct a reaction to yield particular reaction including others. Excluding others. For example, different products are obtained when different catalysts are used. नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट। अभी थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जितने भी रिएक्शंस जो लैब में चलते हैं तो उनका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, तो क्राइटेरिया होता है तो उसको पढ़ने की जरूरत भी है। जाहिर सी बात है, कोई रिएक्शन अगर चल रहा है तो उसका चलने का प्रक्रिया क्या है, चलने का तरीका क्या है, ठीक, और वो हमको क्या प्रोडक्ट देगा, कितने समय में प्रोडक्ट देगा, तो उन सब की वजह से ये हमको थ्योरीज की जरूरत पड़ी है, ठीक है। अभी सबसे पहला थ्योरी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ठीक। तो कल मैंने आपको एक ग्राफ बताया था कैटलिस्ट का, इस ग्राफ को आप वापस से देखिए। देखिए इस ग्राफ में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स है A प्लस बी, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब कैटलिस्ट के साथ ये कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो कैटलिस्ट से जुड़ के एक बीच का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और बीच का प्रोडक्ट बनाता है जिसके वजह से उसका एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है, ठीक है। तो ये जो बीच का प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सबसे पहला थ्योरी यही दिया गया था कि कैटलिस्ट के साथ रिएक्टेंट्स मिलके एक बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। यहाँ लिखा है द थ्योरी वाज गिवन बाय क्लेमेंट एंड डिसॉर्मस इन 1806। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, दोबारा नाम नहीं पूछेंगे। According to this theory, the catalyst combines with one or more of the reactants to give an intermediate product which either decompose or reacts with other reactants to give product and regenerating the catalyst, ठीक है। मतलब ये हमारा मेन रिएक्शन है। अभी ये जो रिएक्टेंट है क्या करता है, कैटलिस्ट साथ मिलके पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब पहला एक बीच का प्रोडक्ट बनाएगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी इस
रिएक्टेंट से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पहले वाले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से कम होता है, और लास्ट में ये वापस से ब्रेक होता है हमारे मेन प्रोडक्ट में और हमारे कैटलिस्ट में। मतलब कैटलिस्ट आपको आखिर में वही उतना ही मिल जाएगा जितना आपने पहले यूज किया था, और साथ साथ आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। इस थ्योरी का देखिए, आपको एक चैप्टर पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इस थ्योरी का मैक्सिमम यूज उस चैप्टर में किया गया है, केमिकल काइनेटिक्स में। अभी इसको आप एक बार पूरा लाइंस ढंग से पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो फिर बता देंगे। देखिए सेलेक्टिविटी क्या है कि मान लीजिए आपके पास रिएक्शंस है, ठीक है। तो रिएक्शंस में हमको ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट डाल दें तो हमारा रिएक्शन संभव हो जाना चाहिए। मान लीजिए हमको ज़रूरत है मीथेन गैस की, ठीक है। तो मीथेन गैस की ज़रूरत है और गलती से हमने कॉपर कैटलिस्ट डाल दिया तो हमको यहाँ मिल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। तो सेलेक्टिविटी हमको क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी उल्टा पुल्टा या कोई दूसरा रिएक्शन का कैटलिस्ट हम दूसरे रिएक्शन में यूज करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसका यही एक रीजन है कि हर कैटलिस्ट संभवतः अपने हिसाब से प्रोडक्ट डिफाइन करता है, ठीक है। सेलेक्टिविटी का ये यूज होता है कि हम एक प्रॉपर प्रोडक्ट के लिए एक प्रॉपर कैटलिस्ट यूज करें। चलिए इसमें थ्योरी देखिए पहला वाला। कोई डाउट नहीं है तो आगे चले। रीजेनरेटिंग का मतलब होता है कि कैटलिस्ट को फिर से तैयार करना। जैसे यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हुआ है रिएक्शन में, जब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा तो कैटलिस्ट जाहिर सी बात है खत्म हो रहा है। लेकिन हमने क्या पढ़ा आज तक कि कैटलिस्ट जो है हमें जितना हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में यूज किया था फाइनली हमको वही मिलता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, फिर से अपने आप को फिर से जनरेट करते हैं रिएक्शन में, ताकि कैटलिस्ट हमने जितना यूज किया था पहले तो बाद में हमारे पास उतना ही मिलना चाहिए, और इसी को कहते हैं रीजनरेटिंग द कैटलिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, अभी एड्सॉर्प्शन थ्योरी है क्या। तो ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी में एक्चुअल में दो थ्योरी है, इसमें दो थ्योरी डाला गया है। एक तो हमारा ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मतलब पुराने पद्धति के हिसाब से एड्सॉर्प्शन, पुराने टाइम में जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी दी गई थी, और एक है हमारा न्यू एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। जो न्यू एड्सॉर्प्शन थ्योरी जो है वो हमारा पुराना एड्सॉर्प्शन थ्योरी और हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन थ्योरी को मिला के दिया जाता है, जिनको हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी फॉर एड्सॉर्प्शन, ठीक।
सबसे पहला थ्योरी क्या था, एडसॉर्प्शन थ्योरी, कि ये इसमें जो कैटलिस्ट था वो सॉलिड फॉर्म में लिया जाता था और जो रिएक्टेंट्स होते थे उनको गैसियस या फिर सॉल्यूशन फेज में लिया जाता था। ठीक, अब जो गैसियस या सॉल्यूशन फेज के रिएक्टेंट्स है वो सॉलिड के कैटलिस्ट के सॉलिड सरफेस पे आके लगते थे और उसके बाद उसका जो कॉन्सेंट जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था रिएक्टेंट्स का वैसे वैसे आपका रिएक्शन बढ़ते चला जाता था। ठीक है, ये हमारा था पुराना कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें क्या लिखा है, थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। द ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू वाज दैट when the catalyst is in solid state and the reactants are in gaseous state or in solutions, the molecules of the reactants are adsorbed on the surface of the catalyst. The increased concentration of the reactants on the surface influences the rate of reaction. मतलब जैसे जैसे कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो एडसॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एडसॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज टेकन अप by the surface of the catalyst which is utilized in enhancing the chemical activity. उससे जो हीट निकलता है वो कैटलिस्ट का सरफेस एब्जॉर्ब करता है जिससे कि केमिकल रिएक्शन और अच्छे से हो सके। The view does not explain the specificity of the catalyst। मतलब ये जो थ्योरी है ये कैटलिस्ट का स्पेसिफिक नेचर नहीं बताता था कि भैया इस कैटलिस्ट किस तरीके से कितने ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट थ्योरी है जिसको मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी बेसिकली कॉम्बिनेशन है इस एडसॉर्प्शन थ्योरी का और ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन थ्योरी का। क्या लिखा है, बट द मॉडर्न थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड द ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी। द कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। इस थ्योरी में जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है रिएक्शन का, वो 5 स्टेप्स में इन्वॉल्व है। एक जनरल रिएक्शन है A प्लस बी, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमको मिलता है C प्लस डी। ठीक है, अभी सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ये हमारा कैटलिस्ट का सरफेस है और इसके सरफेस पे रिएक्टेंट्स आके डिफ्यूज हो रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं। सेकेंड स्टेप है द सम फॉर्म ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द कैटलिस्ट सरफेस एंड द रिएक्टेंट्स अकर। ठीक है, जब ये इसके सरफेस पे आके टकराते हैं तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड चालू होता है। दिस इज अज्यूम्ड टू बी एडसॉर्प्शन। तो इसे हम एडसॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ इस फिगर को देखिए, सबसे पहला स्टेप है हमारा कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज। ठीक है, ये जो कैटलिस्ट है इसमें फ्री वैलेंसी की वजह से हमारा रिएक्टेंट इसके सरफेस पे आके लगता है। ठीक है, फ्री वैलेंसी का मतलब हो गया यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स खाली होंगे क्योंकि मोस्टली जो कैटलिस्ट है वो डी ब्लॉक्स वाले होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कैटलिस्ट का काम करते हैं, इसके लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। देन ये जब आके इसके सरफेस पे चिपकते हैं तो एडसॉर्प्शन का प्रोसेस देते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप है। देन थर्ड स्टेप क्या कहता है, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। थर्ड स्टेप है हमारा कि जब ये आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो उसके बाद इसके इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जिससे हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। मतलब ए बी और कैटलिस्ट, यहाँ जो रिएक्टेंट्स है ए और बी, ये दोनों कैटलिस्ट के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं और बीच का एक प्रोडक्ट बनाते हैं। The next step है डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि जब ये एक बॉन्ड बनाते हैं, एक रिएक्शन दे रहे हैं, उसके बाद कि इनको यहाँ से टूटना भी चाहिए, तो टूटने के लिए ये क्या करते हैं कि कैटलिस्ट से अलग होना चालू कर देते हैं और इसको हम कहते हैं डिसॉर्प्शन प्रोसेस। जो यहाँ पहला था हमारा एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, दूसरा है हमारा दूसरा नहीं, चौथा है हमारा डिसॉर्प्शन प्रोसेस। फिर लास्ट में क्या है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, चौथा तो हमारा हो गया डिसॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब ये अलग होना चालू हुआ है, और पांचवा स्टेप होता है डिफ्यूजन, मतलब ये पूरी तरीके से अलग हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लेता है। ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है मॉडर्न थ्योरी में। अभी आप इसको एक बार देखिए और जो डाउट्स है लीजिए।
सबसे पहले आप देखो इस ड्राइंग को, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देख के समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारे स्टेप्स आपको इस फिगर से देख के समझ में आ जाएगा। इसको ढंग से देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए फिगर को। सारा स्टेप भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस ये स्टेप देखिए, ये फिगर एक साथ देखिए। अभी आप ऊपर से एक लाइन पढ़िए, उसके बाद देखिए इस उस ऊपर से ये, इसमें दो थ्योरी इन्वॉल्व है। एक हमारा एड्सॉर्प्शन का ओल्ड थ्योरी और एक है हमारा मॉडर्न थ्योरी। तो ढंग से सारा एक एक लाइन पढ़ते चले जाइए। जिनको रिपीट का प्रॉब्लम है, आप पूरा लेक्चर एक बार यूट्यूब से वापस बैठ के आराम से आप सुन सकते हैं। आपको कोई डाउट है, आप डाउट पूछिए। लेक्चर रिपीट नहीं होता कभी। आपको जो भी डाउट्स है, आप यूट्यूब में वीडियो एक बार देखिए, और उसके बाद अगर डाउट होता है तो डाउट्स पूछिए। थ्योरी में कोई डाउट है या आगे चलें? ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसिड बेस कैटालाइसिस। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स या तो एसिड के वजह से, सब रिएक्टेंट जिसमें जो कैटलिस्ट है या तो एसिड का हिस्सा होता है या फिर बेस का हिस्सा। तो homogeneous catalysis in solution is brought about by acids and bases। ये homogeneous catalysis जो solution में होता है वो ज़्यादातर acids और base के वजह से होता है। On the other hand, studies done by Arrhenius and Ostwald in the hydrolysis of ester and nitrites, it was established that in acid-base catalysis, it is the hydrogen ion or hydroxyl ion which acts as catalyst। अरेनियस और ओस्टवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो भी रिसर्च वगैरह किए थे, जो स्टडी किया था कि जो भी होमोजेनियस कैटालाइसिस है उसमें ज़्यादातर
ज़्यादातर या मैक्सिमम जो कैटलिस्ट का काम करते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, जैसे OH माइनस आयन होते हैं या फिर H प्लस आयन होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर। तो एस्टर में अगर पानी के साथ रिएक्ट कराया जाए या पानी डाला जाए तो उसमें जो कैटलिस्ट का काम करेगा या तो H प्लस काम करता है चाहे OH माइनस काम करता है। देन दूसरा एग्जांपल है केन शुगर का और तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड का। कौन सा एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल समझाना है? ये थ्योरी वाला या एसिड बेस कैटालिसिस वाला? चिंदन, ठीक है। थ्योरी में हमारे पास जो ये हमारे पास कैटलिस्ट का सरफेस है। ठीक है, अब कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होता है, रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आके लगते हैं। ठीक है, तो लगने के बाद क्या होगा, ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस शो करता है, तो उसके सरफेस पे आके चिपकते हैं दूसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप क्या है कि जब एडसॉर्प्शन हो रहा है तो उसके बाद ये रिएक्टेंट ए और बी आके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ए प्लस बी है यहाँ पे, उसके बाद ए और बी कैटलिस्ट के साथ चिपका है, और तीसरे में जहाँ इंटरमीडिएट लिखा है यहाँ ए और बी दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है, देखिए सब में फर्क क्या क्या है, ए प्लस बी, यहाँ भी यहाँ ए बी कैटलिस्ट के साथ, और यहाँ पे ए और बी दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा बनता है। उसके बाद ए और बी क्या करते हैं, इस यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते हैं, मतलब अलग होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फिर इसके सरफेस को छोड़ के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा का पूरा स्टेप होता है। देखिए थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है।